वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। आज ये देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 39। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर देख के बताइएगा आपको सीरीज कैसी लगी। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि हॉस्पिटल की छत पर एंड्रयू ने जिना को किस किया था, जिसे ली ने देख लिया था और उसकी आंखें एकदम से नम हो गई थी। इस पार्ट में दिखाते हैं कि ली से सहा नहीं गया और वो दुख भरा दिल लेकर वहाँ से चला गया। पर यहाँ जिना की आंखों से दोस्तों एंड्रयू को पता चल जाता है कि जिना को उससे प्यार है ही नहीं। वो कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें किस किया, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मेरे लिए प्यार नहीं है, सिर्फ दोस्ती है तुम्हारे दिल में ना। सही कह रहा हूँ ना मैं? और जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं तब तक का इंतजार करूंगा। कहकर वो चला जाता है दोस्तों। दूसरी ओर ली बहुत ही परेशान होता है और मोजो से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे और जिना के बीच कैसा रिश्ता था। कोई तो होगा जो हमारे रिश्ते के बारे में जानता होगा। मोजो कहता है कि पैनी जानती होगी, पर वो तो चाइना में है। तो क्या हुआ, तुरंत चाइना के लिए एक टिकट बुक करो, मैं उससे मिलने जाऊंगा। यहाँ दोस्तों एंड्रयू बॉबी को कॉल करके पूछ लेता है कि तुम लोगों ने कोई एविडेंस तो नहीं छोड़ा ना, कहीं किसी सीसीटीवी कैमरा में तुम्हारे आदमियों का चेहरा रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना। वो कहता है कि अरे सर, मेरे आदमी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी एकदम साफ सुथरा काम करके आते हैं। एंड्रयू कहता है कि ध्यान से सुनो, अगर तुम में से कोई ऐसा फंसा तो मैं भी फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं पुलिस कंप्लेंट देने वाला हूँ। वो कहता है कि डोंट वरी बॉस, आप पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, हमने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा है। और अब टीवी न्यूज में बताते हैं कि किसी ने एंड्रयू पर हमला कर दिया था। डोडो ग्रुप परिवार के अंदर कई मतभेद थे, तो शायद ये चेयरमैन के बड़े बेटे नाथन की चाल लगती है। ये न्यूज देखकर नाथन गुस्सा हो जाता है कि ये अभी तक मरा नहीं क्या। यहाँ ली मोजो को बताता है कि एंड्रयू को हमने जितना खतरनाक समझा था वो उससे कई गुना ज्यादा चालाक और खतरनाक है। उसने जानबूझकर खुद पर हमला करवाया ताकि उसका इल्जाम नाथन पर पड़े और चेयरमैन उससे नफरत करने लगे। इस तरह एंड्रयू डोडो ग्रुप पर पूरी तरह कब्जा कर पाएगा, यही उसकी चाल है। मेरी चिंता तो जिना को लेकर है, क्योंकि वो भी डोडो ग्रुप और एंड्रयू के पास फंसी हुई है। ये पता नहीं जिना को भी धोखा दे रहा है शायद। ग्रे बताता है कि तुम्हारे चाइना जाने के लिए टिकट तैयार है, आप जा सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों नेल जेजे को बताता है कि तुम्हारी बेल दिलवाने के लिए मैंने एक लॉयर का इंतजाम कर दिया है, पर हाँ तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। बोली ससुर जी, मुझे क्या करना होगा? नेल यहाँ दोस्तों डाइवोर्स पेपर्स देकर उसका साइन मांगता है। जेजे तो चिढ़ जाता है कि क्या ये सब आप ली के डर से कर रहे हैं? वो छोड़िए, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या किमी ये बात जानती है? नेल कहता है कि देखो, मुझे ना ली से डर है और ना किसी और से। मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ, ऐसे में मैं चाहता हूँ कि ली जैसे छोटे मोटे कीड़े मेरे परिवार और मुझ पर कोई सवाल न उठाएं, इसलिए मुझे तुमसे नाता तोड़ना पड़ रहा है। एक बार मैं प्रेसिडेंट बन गया, फिर मैं तुम्हारी और किमी की फिर शादी करवा दूंगा। लेकिन जेजे समझ जाता है कि ये हमेशा के लिए मुझे अपने परिवार से उखाड़ फेंकना चाहता है, पर अगर दोस्तों उसने साइन नहीं किया तो वो जेल से छूट नहीं सकता, इसीलिए वो साइन कर देता है। फिर वो सेल में जाकर बॉडीगार्ड से कहता है कि मेरे ससुर ने मेरा इस्तेमाल किया और अब वो मुझे कचड़े की तरह फेंक चुका है। एक बार मैं बाहर निकल जाऊँ ना, फिर एक एक को देख लूंगा। जिना का कत्ल करने की कोशिश में मुझे 5 साल जेल की सजा हुई है, उसका अगला हियरिंग आने वाला है। मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि वो केस झूठा साबित हो जाएगा। अगले सीन में दोस्तों ली पैनी से चाइना में मिलता है। वो पूछता है कि सिर्फ तुम बता सकती हो कि मैं और जिना कितने क्लोज थे, हमारा कैसा रिश्ता था। पैनी उसके गले में पहना हुआ डॉलर देख लेती है और कहती है, ये तो जब तुम टीनेजर थे तब से तुमने पहन के रखा हुआ है। तुमने तो ये चैन जिना को दिया था, तो क्या उसने तुम्हें ये डॉलर लौटा दिया? ली चौंक कर पूछता है कि क्या मैं जिना को कई सालों से जानता हूँ? पैनी कहती है कि हाँ, जब तुम देख नहीं सकते थे तब वो तुम्हारे घर में तुम्हारी देखभाल करती थी। जिना ने उस वायरस गैस से तुम्हें बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डालकर वो इकलौता वैक्सीन तुम्हें लगा दिया। ली को दोस्तों तिनके जितना कुछ याद आता है, लेकिन उससे ज्यादा उसे कुछ याद नहीं आता। पैनी बताती है कि उस इन्फेक्शन से जिना के पापा गुजर गए और उसने सोचा कि उसने तुम्हें भी खो दिया, इसीलिए वो अपना नाम बदलकर किसी दूसरी जगह रहने लग गई थी। कई साल के बाद जब डोडो ग्रुप की हायरिंग होने लगी तो वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ गई। तुम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे, लेकिन जब तुम दोनों को रियलाइज हुआ तो फिर तुम एक हो गए। इतना ही नहीं, जब साइंटिस्ट फ्रेडी के कत्ल का गलत इल्जाम तुम पर लगा तो उसने तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए बहुत कुछ किया। उसी की कोशिश से हमें वैक्सीन फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट मिल पाया, जो कि उसके भाई ने देख लिया था और उसके भाई ने उसे हूबहू कागज पे उतार दिया। उसने जो तुम्हें मैसेज में भेजा था वो उसके भाई का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट था। और इसी बात से गुस्सा होकर जेजे ने उसके भाई के स्लाइन में जहर मिलाकर उसे मार डाला। ली का शरीर दोस्तों कांपने लगता है। पैनी कहती है कि जब पुलिस तुम्हें ढूंढ रही थी ना, तो तुम उनसे बचकर जिना से मिले थे। उस वक्त तुम दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया था। ली चौंक जाता है और पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या जिना भी मुझसे प्यार करती थी? पैनी कहती है कि हाँ, वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और शायद अभी भी करती है। ली दोस्तों एकदम टूट जाता है और कोरिया लौट रहा होता है। और अब मोजो को हिप्नोटिस्ट की बात याद आती है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ली को जिना की याद नहीं आ सकती,
लेकिन अगर उसे याद आ भी जाए तो ये जरूरी नहीं कि उसके सर में दर्द हो। अगर दर्द नहीं हुआ तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उसे फिर से दर्द हुआ तो हिप्नोटिज्म से कुछ नहीं हो सकता, उसकी जान चली जाएगी। ये बातें दोस्तों उस हिप्नोटिस्ट ने कही थी। कोरी आते ही ली मोजो से कहता है कि मैं जिना से मिलने जा रहा हूँ, उसे सब बताने जा रहा हूँ कि मुझे सब याद आ रहा है। पर मोजो नहीं चाहता कि ली की मेमोरीज उसकी जान के लिए खतरा बन जाए, इसीलिए वो ऊंची आवाज में कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम भूल गए क्या? एंड्रयू से बदला लेने के बजाय ये तुम किन चीजों में फंस गए? और तुम जानती भी नहीं हो कि एंड्रयू ने जिना से तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या कह के रखा हुआ है। जब तक एंड्रयू है तुम जिना के पास नहीं जा सकते। पहले एंड्रयू को रास्ते से हटाओ, फिर देखा जाएगा। सोच समझ कर कदम उठाओ, कहकर वो चला जाता है दोस्तों। और ली अब सोच में पड़ जाता है कि बात तो सही है। दूसरी ओर चेयरमैन टीवी न्यूज देखकर एंड्रयू से पूछता है कि तुम कैसे हो बेटा? मुझे नहीं पता था कि नाथन इस हद तक गिर जाएगा कि तुम्हारा कत्ल करने पे उतर आएगा। एंड्रयू कहता है कि मैं सेफ हूँ पापा, पर अगर उसमें मुझे अटैक करने की हिम्मत है तो वो जरूर आप पर भी हमला करवा सकता है, याद रखेगा। इसलिए आप एक काम करिए, पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दीजिए ताकि नाथन आपसे मिलने ना आ पाए। और हाँ, आपकी वाइफ का वो वीडियो मैं लीक कर दूं क्या? चेयरमैन दोस्तों मना कर देता है और जिना से पूछता है कि क्या तुमने वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए जिसमें मुझे मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने में कुछ बदलाव करना था? वो कहती है सर कर दिया। चेयरमैन कहता है कि मैंने तुम्हें एंड्रयू के नाम 60% और सिंडी के नाम 40% करने को कहा था, राइट? उसे थोड़ा बदल कर एंड्रयू को 80 कर दो और सिंडी को 20 कर दो। दोस्तों एंड्रयू की यहाँ पर आप एक्टिंग देखिएगा, कहता है नहीं पापा ऐसा मत कीजिए, उसको भी तो बराबर हक मिलना चाहिए, मेरी बहन है वो, मुझे उतना नहीं चाहिए। और चेयरमैन कहता है कि तुम चुप रहो, मैं सब जानता हूँ कि मुझे किसे कितना देना है। और अगले सीन में एंड्रयू का असली रंग सामने आता है। वो जिना से पूछता है कि चेयरमैन ने जो चेंज करने को कहा वैसे उसे करने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें? वो कहती है हो जाएगा कुछ दिनों में। असल में दोस्तों ये सब कुछ जल्दी करवाना चाहता है, क्योंकि अगर चेयरमैन का डिमेंशिया सबको पता चल गया तो उसका वसीयतनामा लीगल नहीं माना जाएगा और फिर एंड्रयू को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए वो जल्दी अपना हिस्सा लेना चाहता था, फिर चाहे वो 60% ही क्यों ना हो। वहाँ चेयरमैन को फिर डिमेंशिया का अटैक आ जाता है और वो फिर से 20 साल पहले चला जाता है। पीए से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है? क्या मुझसे गुस्सा होकर वो चली गई कहीं? ढूंढो उसको। पीए कहता है कि सर वो नेल के घर में है। चेयरमैन फिर गुस्सा हो जाता है कि वो वहाँ पर गई क्यों? और यहाँ नेल के घर पर चेयरमैन की वाइफ को दिखाते हैं, जिसे वहाँ किमी के ताने सुनने पड़ते हैं। दोस्तों पैन में ऑमलेट चिपक जाता है तो वो बड़ी मुश्किल से उसको निकालती है, लेकिन किमी कहती है कि ये क्या कर रही है आप, मेरा इतना अच्छा पैन खराब कर दिया आपने, बताओ। चेयरमैन की वाइफ तो दोस्तों परेशान हो जाती है कि क्यों आई होंगी मैं इस घर में, बता नहीं कितनी परेशानी झेलनी पड़ेगी मुझे। और तभी नाथन कहता है कि माँ आप फिक्र मत करो, मैं उधार लेकर एक घर बनाऊंगा और आपको वहाँ पर खुश रखूंगा। इतने में दोस्तों चेयरमैन का कॉल आता है जो कहता है कि मैंने जरा सा डांट क्या दिया और तुम घर छोड़कर चली गई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम भी मुझे माफ कर दो, अब जल्दी से घर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। चेयरमैन की वाइफ एकदम से शॉक दोस्तों, एंड नाथन भी खुश हो जाता है और दोनों जल्दी से घर जाते हैं। लेकिन तब तक चेयरमैन वापस प्रेजेंट में आ गया था, यानी उसका डिमेंशिया चला गया। एंड उन्हें देखकर वो पीए से कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए, इन्हें बाहर निकालो। उसकी वाइफ कहती है ये क्या कह रहे हैं आप, तुम्ही ने तो मुझे कॉल करके कहा था कि मुझे माफ कर चुके हो तुम और मुझे घर आने को कहा तुमने। माफी? तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा, मेरी एक भी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। उसकी वाइफ उसे काफी सुनाकर चली जाती है। दोस्तों नाथन कहता है कि अगर ऐसा प्रैंक ही करना था तो उसके बदले आप मुझे मार मार कर मेरी जान ले लेते, अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा घटिया मजाक नहीं करता, कहकर दोस्तों वो चला जाता है। चेयरमैन को गुस्सा आता है कि देखो कैसे जबान चला रहा है मुझसे, इस पर तो मैं पक्का पुलिस कंप्लेंट करूंगा। दूसरी ओर दोस्तों ली ने प्लान किया था कि एंड्रयू ने जो ली के साथ शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके लिए उसे किसी भी बैंक से लोन ना मिले, और इसी सिलसिले में वो सभी बड़े बैंक्स के मैनेजर्स के साथ एक मीटिंग करता है। वो बताता है कि एंड्रयू ने जिस तरीके से शिप्स बनाने का प्लान किया है उसके हिसाब से शिप्स ज्यादातर डूब जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो आपका लोन वापस कैसे करेगा, सोचिए जरा। एंड इस पर सारे मैनेजर सोच में पड़ जाते हैं और फैसला करते हैं कि एंड्रयू ने जो उन्हें लोन एप्लीकेशन दी है उसे रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ से एंड्रयू को दिखाते हैं जो एक बैंक मैनेजर से लोन के लिए मिलता है, और वो कहता है कि देखिए हमारा बैंक अचानक लॉस में चला गया, हम किसी को इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं दे सकते। अरे अभी आप क्या कह रहे हैं, पर कुछ दिन पहले तो आप लोन के लिए मान गए थे, क्या किसी ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया है क्या? पर दोस्तों वो मैनेजर दूसरी मीटिंग का बहाना करके चला जाता है। दूसरी ओर ली मोजो से कहता है कि अब तक तो एंड्रयू का एप्लीकेशन सारे बैंक्स रिजेक्ट कर चुके होंगे, अब हम अपनी तरफ से एक बैंक लोन उसके लिए अरेंज करेंगे। है? मोजो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर प्लान क्या है तुम्हारा। वो कहता है कि सुनो, जब सारे बैंक्स ने उसका साथ छोड़ दिया तो उसे लगना चाहिए कि हम अपनी तरफ से उसकी मदद कर रहे हैं, ये भी एक चाल है, इस तरह हम उससे बदला ले पाएंगे। इतने में दोस्तों सिंडी एक बुक लेकर हाजिर हो जाती है कि मुझे बिजनेस और शेयर मार्केट के बारे में सिखाओ जरा कुछ। ली माथा पीटने लग जाता है कि ये आ जाती है वक्त बेवक्त मेरा सर खाने के लिए। ठीक है फॉलो मी, लेकिन सिर्फ एक बुक से क्या होगा,
कहकर वो उस कमरे में ले जाकर ढेर सारे बुक्स देता है। एंड उसकी हालत खराब कि इतने सारे बुक्स पढ़ते पढ़ते तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। देखो, पढ़ाई के मामले में मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। पढ़ोगी नहीं तो सीखोगी क्या खाक? मुझे थोड़ा काम है, जब मैं लौटूंगा तो एक बुक को तुम्हें खत्म कर देना चाहिए, तब तक समझ गई? मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा, और हाँ, गलती से भी सोना मत। कुछ देर के बाद दोस्तों वो बाहर आता है तो वो खर्राटे भर रही होती है। ली उसे उठाता है तो वो चौंक जाती है कि है, बताओ दोस्तों, वो इतनी गहरी नींद में थी कि बुक में उसका लार टपक रहा होता है। वो तुरंत उस बुक को बंद कर देती है। अब ली वो बुक मांगता है पर वो नहीं देती। ली उसको खींचता है तो बुक के साथ सिंडी उसकी गोद में जाकर गिर पड़ती है। उसे तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ली उसे दूर जाने लगता है। वो कहती है कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, ऐसे में फिल्मों में तो किसिंग होती है। कहकर वो ली को किस करने जाती है कि वहाँ पर मोजो और ग्रे आ जाते हैं। दोस्तों ग्रे तो शौक होकर कहता है कि देवा रे देवा, ये तो पिक्चर चल रही है, हम बाद में आते हैं, कोई बात नहीं। कहकर वो बाहर जाता है तो ली कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही हो गया, तुम लोग आ जाओ। कहकर वो सिंडी को दूसरी ओर डाल देता है। अब देखो दोस्तों, मौका देखकर सिंडी कहती है अरे तुम बड़े वो हो यार, शादी से पहले मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। हाँ, अरे तुमसे शादी करनी पड़ी ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, समझी? बड़ी आई शर्माने वाली। वैसे ग्रे, क्या तुमने पता लगाया कि बंटवारा किस तरह होने वाला है? ग्रे कहता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चेयरमैन ने प्रॉपर्टी का 80% शेयर एंड्रयू को और सिर्फ 20% सिंडी को देने का फैसला किया। इस पर सिंडी भड़क जाती है कि मैं अभी पापा को कॉल करके पूछती हूँ कि मेरे साथ वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। ली कहता है देखो, जब मैं बोलूंगा तब पूछना, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। इस पर वो खुश हो जाती है। वहाँ चेयरमैन इंजेक्शन लगाने हॉस्पिटल जाता है और पूछता है कि और कितने दिन मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा? वैसे बेटा एंड्रयू, क्या तुम्हें बैंक से लोन मिला? मैंने सुना है कि सब तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं पापा, वो मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर बहुत टाइम लगा तो क्लाइंट इंतजार थोड़ी ना करेगा। तुम चलो, बैंक वालों से मैं बात करता हूँ। कहकर दोस्तों वो बाहर चला जाता है। अब एंड्रयू पीए से कहता है कि किसी भी हालत में आप पापा को बैंक मैनेजर से मिलने मत देना बस। वो भी मान जाता है, लेकिन दोस्तों असल में एंड्रयू को डर है कि अगर किसी बैंक मैनेजर से बात करते हुए चेयरमैन का डिमेंशिया फिर आ गया ना तो सबको पता चल जाएगा और ये एंड्रयू के लिए मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि इसने सबसे झूठ बोल के रखा हुआ है कि पापा नॉर्मल है। दूसरी ओर दोस्तों नील डॉक्टर को धमकाता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं दुनिया के सामने तुम्हारे सारे काले कारनामे बता दूंगा, वो भी जो तुमने पैसों के खातिर मेरे लिए किया था। तो बताओ, क्या चेयरमैन को डिमेंशिया है या नहीं? और यहाँ डॉक्टर के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो कह देता है कि हाँ, चेयरमैन को डिमेंशिया है और एंड्रयू जानबूझकर उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या था दोस्तों, वो चेयरमैन की वाइफ को बता देता है एंड वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि एंड्रयू इतना बड़ा गेम खेल रहा है और वो भी हमारी पूरी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। नाथन बड़ी टेंशन में होता है कि मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगा। कहकर वो सीधे चेयरमैन को कॉल करता है, लेकिन वो कहता है कि चुपचाप फोन रख नीचे। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, एंड्रयू आपकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आपसे झूठ बोल रहा है कि आपको डिमेंशिया नहीं है। चेयरमैन तो चिल्ला देता है कि बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ये कहने की कि मुझे डिमेंशिया है, इसके लिए तो मैं तुम पर अलग कंप्लेंट करूंगा, देखो तुम जरा, और आइंदा मुझे कभी कॉल मत करना और ना ही इस घर में कभी कदम रखना। नाथन कहता है कि वो एंड्रयू पापा को एक खिलौने की तरह यूज कर रहा है। अब दोस्तों चेयरमैन को एक और कॉल आता है जो सिंडी कर रही थी। वो कहती है कि पापा डिनर आप हमारे साथ कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। चेयरमैन कहता है कि नहीं बेटी, इस वक्त मेरा मूड खराब है, बाद में बात करता हूँ। पर इतने में दोस्तों ली फोन लेकर चेयरमैन से बात करता है। दूसरी ओर एंड्रयू जिना के घर पर होता है। जिना अपना कोई काम कर रही होती है तो वो कहता है लगता है ली ने सारे बैंक से बात करके मेरा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा दिया है। मुझे लगता है कि उसकी नजर डोडो ग्रुप पर है, इसलिए वो हमेशा सिंडी के साथ घूमता रहता है। शायद वो दोनों बहुत क्लोज भी हो गए हैं। जिना कहती नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सच है। उसके सामने दोस्तों एंड्रयू ली को कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ली भी कह देता है कि मैं एक डिनर के लिए जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझे वहाँ पर मिल लो। एंड्रयू कहता है तो ठीक है। कहकर दोस्तों वो जिना से बात करता है। अब इससे ली भी समझ आता है कि जिना भी एंड्रयू के साथ है। ये जानकर उसको थोड़ी परेशानी होती है। फिर एंड्रयू पूछता है क्या तुम्हारे साथ सिंडी है? वो कहता है कि हाँ, और इस पर अब जरा जिना को शक हो जाता है कि कहीं ली सिंडी के पीछे तो नहीं घूम रहा। बेचारी जरा दुखी हो जाती है। अगले सीन में वो सभी डिनर के लिए मिलते हैं, पर वहाँ पापा को देखकर एंड्रयू शॉक हो जाता है। असल में दोस्तों वहाँ पर एक बैंक मैनेजर भी बैठा होता है जो ली के कहने पर यहाँ पर आया था। ली का प्लान यह है कि एंड्रयू और चेयरमैन को ऐसा लगे जैसे कि एंड्रयू को जो लोन कहीं से नहीं मिला वो ली की बदौलत उसको मिल रहा है, और वो भी ली सिंडी की खातिर कर रहा है। दोस्तों इसके पीछे मोटिव ये है कि एंड्रयू को जो 80% प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसे घटाना, कम करना। अब ली की पहुंच देखकर चेयरमैन बड़ा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी बेटी सिंडी ने अपने लिए बहुत ही काबिल आदमी को चुना हुआ है, वो समझदार हो गई है। इसीलिए दोस्तों ऑन द स्पॉट वो फैसला करता है कि अब वो प्रॉपर्टी का 50% सिंडी को और 50 एंड्रयू को देगा। एंड्रयू यहाँ शॉक हो जाता है पर एक्सप्रेस नहीं करता जरा भी।
पर इतने में ली चेयरमैन से पूछता है कि मैंने सुना है एंड्रयू और जिना शादी करने वाले हैं, क्या ये सच है? चेयरमैन कहता है कि देखो वो सिर्फ अफवाहें हैं, एंड्रयू तो अभी शादी नहीं करना चाहता। अब एंड्रयू घबरा जाता है कि ये तो जिना के सामने मुझे फंसा के छोड़ेगा। एंड पता है वो क्या कहता है जिना से? धीरे से कहता है कि पता है गलत टैबलेट्स लेने से पापा को कभी कभी मेमोरी लॉस हो जाती है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। चेयरमैन कहता है कि ली और सिंडी की जोड़ी बहुत अच्छी है, कहकर वो चला जाता है। लेकिन ली परेशान हो जाता है कि मैं तो कुछ और सोचकर ये प्लान बनाया था, पर चेयरमैन तो मेरी और सिंडी की शादी के लिए सोच रहा है। बताओ कहीं जिना मुझे गलत ना समझ ले कि मैं सिंडी के पीछे पड़ा हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों एंड्रयू ने तो ली के बारे में पहले से ही जिना को गलत बातें बता के रखी हुई थी कि ली सिंडी के पीछे घूम रहा है। और अब एंड्रयू ली को अकेले में जाकर कहता है कि तुम बिजनेस में भले मुझसे आगे हो, लेकिन तुम जिना को कभी नहीं पा सकते, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। वहाँ सिंडी जिना को जलाने की कोशिश करती है कि ली तो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिना कहती है मैं क्या करूँ, वो तुम्हारे लिए खुदकुशी भी कर ले तो मैं क्या करूँ। इस तरह चिढ़ाकर वो चली जाती है। दोस्तों अब ली उसको रोकता है कि तुम मेरे साथ डिनर करके जाओ ना। वो कहती है मुझसे इस तरह बात मत किया करो, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। पर जब हम कॉलीग्स थे तब तो हम दोनों बहुत क्लोज थे ना जिना। नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और ये कहकर वो चली जाती है। दोस्तों बहुत गुस्से में, पता है ली भी बहुत दुखी हो जाता है। वहाँ ये एंड्रयू बॉबी से कहता है कि तुम अब ली पर नजर रखो, उसके हर मूव को मुझे बताओ। दूसरी ओर दोस्तों ली का प्लान ये है कि वो जिस बैंक के द्वारा एंड्रयू को लोन दिलवा रहा है वो लगभग ली के बैंक जैसा है। वो चाहता है कि एंड्रयू का शिप प्रोजेक्ट फेल हो जाए, उसके बाद वो लोन नहीं चुका पाएगा और तब लोन भरने के लिए उसे बैंक को डोडो ग्रुप का एक हिस्सा देना पड़ेगा। और इस तरह ली के पास डोडो ग्रुप का 50% शेयर आ जाएगा। जेल में दिखाते हैं जेजे को थोड़ा खुश होता है क्योंकि कल कोर्ट में हियरिंग है। अगर मैं छूट गया ना इस बार तो मैं जल्दी तुम्हें भी रिहा करवा दूंगा। हमारी लॉयर से बात हो गई है। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है और जज कहते हैं कि जेजे ने डेनिस को रिश्वत देकर उसे अपनी पार्टी में लिया। ये तो एविडेंस के साथ साबित हो चुका है, लेकिन उस पर जिना का कत्ल करने का जो इल्जाम है उसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, इसलिए हम उसकी 5 साल की सजा कम करवा कर सिर्फ 1 साल की सजा कर रहे हैं। जिना चौंक कर लॉयर को देखती है और अपना सर झुका लेता है वो, क्योंकि उसने पैसे लेकर जिना का दिया हुआ सारा एविडेंस नेल के हवाले कर दिया था। मतलब अब जेजे कुछ दिनों में रिलीज हो जाएगा। दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेल बताता है कि मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ क्योंकि मेरा दामाद करप्शन केस में जेल के अंदर है, इसलिए मैंने और मेरी बेटी ने उससे नाता ही तोड़ दिया। एंड अब यहाँ किमी चौंक जाती है दोस्तों, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता कि डाइवोर्स की बातें हो गई है। कोर्ट में जिना शॉक में होती है और बेबस होकर बाहर चली आती है कि ये क्या हो गया। तब ली उसे पकड़कर कहता है कि अब जेजे जरूर छूट जाएगा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उससे बदला लूंगा। बेचारे जिना की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोस्तों एंड्रयू ये सारी चीजें देख लेता है। कोर्ट के बाहर जेजे और ली की मुलाकात होती है। तब बड़े टीवी पर दिखाते हैं कि नेल फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। वो कहता है कि मैं एक करप्शन फ्री कोरिया का सपना पूरा करूंगा। ये सुनकर ली चौंक जाता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। और यहाँ पर होता है पार्ट 39 का दी एंड। इंतजार कीजिए अगले पार्ट का, और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाकी सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।